लास्ट क्लास में हम सबको पढ़ा था SSL की एक्सचेंज प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, सबको याद है? याद है सभी को? RSA प्रोटोकॉल में, RSA की एक्सचेंज में कितनी कीज यूज होती थी? दो पब्लिक और प्राइवेट। कौन कौन सी? पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक की कहाँ यूज होती थी? सर्वर के पास। पब्लिक की सर्वर के पास यूज होती थी या क्लाइंट के पास? क्लाइंट के पास होती है। क्लाइंट के पास यूज होती क्लाइंट के पास यूज होती थी। और सर्वर कौन सी यूज करता था? प्राइवेट। है। और डिफी हेलमेट में क्या होता था? दोनों सेम की यूज होती थी दोनों एंड पे। ठीक, तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस RSA इंक्रिप्शन टेक्निक कौन सी होगी अपनी? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्यों? क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों अलग अलग कीज दोनों एंड पे यूज हो रही है। और इसी अकॉर्डिंगली डिफी हेलमेट क्या होगी? अगर वो एसिमेट्रिक है तो ये कौन सी होगी? डिफी हेलमेट सिमेट्रिक। दोनों साइड सेम टाइम यूज हो रही है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के। अब हम आज देखेंगे SSL की एक्सचेंज प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या होता है? क्लाइंट एक हेलो मैसेज डालेगा, सर्वर उसके रिप्लाई में हेलो मैसेज डालेगा। ऐसा ही तो करते हैं, हम किसी से मिलते हैं हेलो हाय बोलते हैं, वो भी रिस्पॉन्स में हेलो या हाय हमें बोलता है। शॉर्ट में समझे तो ये आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है। रिक्वेस्ट क्लाइंट की, रिस्पॉन्स सर्वर का। क्लाइंट जो हेलो मैसेज भेजता है उसमें क्या क्या रहता है? सपोर्टेड प्रोटोकॉल वर्जन, क्लाइंट रैंडम एक आईडी, सपोर्टेड साइफर सूट्स और एक पर्टिकुलर सेशन आईडी। सेशन आईडी कहाँ जनरेट होती है? सेशन लेयर में। और जब हम TCP IP की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होती है? एप्लीकेशन लेयर में। यस सर। अब अब जब आपने सर्वर को हेलो मैसेज भेजा तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स में मैसेज भेजता है सर्वर हेलो। क्लाइंट हेलो के बाद सर्वर हेलो, यानी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स। अब आपके इस सर्वर हेलो के यानी रिस्पॉन्स मैसेज में क्या रहता है? कुछ चूजन प्रोटोकॉल। पहले देखा था आपने एक लिस्ट भेजी थी कि सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स ये हैं, मतलब क्लाइंट आपके सर्वर से ये सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स ले सकता है। अब उन प्रोटोकॉल में से एक प्रोटोकॉल वर्जन सर्वर सिलेक्ट कर लेता है, चूज कर लेता है। एक सर्वर रैंडम आईडी होती है और जो साइफर सूट थे उनमें से भी एक चूज कर लेता है और एक सेशन आईडी रहती है। सेशन आईडी सेम रहती है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे और कम्युनिकेट होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या आता है? सेकेंड स्टेप में आता है सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। तो सर्वर ने आपको हेलो भेजा तो सर्वर इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी सेंड करेगा। सर्टिफिकेट क्यों सेंड करेगा? क्योंकि उसके अंदर आपकी कंपैटिबिलिटी विद द एक्यूरेट साइफर सूट, यानी जो साइफर सूट सर्वर ने आपके लिए चूज किया है वो आपके नेटवर्क पे कंपैटिबल है या नहीं, पहली बात तो ये, इसका वो सर्टिफिकेट क्लाइंट को सेंड करता है। अब जो की एक्सचेंज मैसेज होता है ये भी सर्वर के साइड से ही भेजा जाता है क्लाइंट को। अगर दोनों में म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन चाहिए तो सर्वर को एक
सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट मैसेज भी भेजनी होती है। अब म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? दोनों साथ एक साथ ऑथेंटिकेशन करते हैं। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन हुआ अगर दोनों एंड पे ऑथेंटिकेशन चाहिए, दोनों एंड पे, क्लाइंट एंड पे भी और सर्वर एंड पे भी, तो सबसे पहले तो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी क्लाइंट को। इसलिए कि वो सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, तो उसकी रिक्वेस्ट को कैसे भेजेगा? सर्वर रिक्वेस्ट मैसेज से। क्लियर है? अगर म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन दोनों एंड पर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो वो सिर्फ की एक्सचेंज मैसेज सेंड करेगा। अब हैंडशेक प्रोटोकॉल में आप देख पा रहे हो, हैंडशेक प्रोटोकॉल में सर्टिफिकेट यूज हुआ है। जो सर्टिफिकेट उसने भेजा है, उस सर्टिफिकेट में से आपकी कंपैटिबिलिटी भी चेक हो जाती है, आपका साइफर सूट भी सिलेक्ट हो जाता है। साइफर सूट हमें किस लिए चाहिए होता है? हमारे इंक्रिप्शन के लिए, इंक्रिप्शन के लिए चाहिए होता है ना। सभी सुन पा रहे हैं? यस सर। इंक्रिप्शन के लिए भी चाहिए, और बाद में जब डेटा डिलीवर होगा तो उसको डिक्रिप्ट भी यहीं से होगा। मेन पर्पस यहाँ पे अभी हमारा इंक्रिप्शन है, क्योंकि अभी एक्सचेंज प्रोटोकॉल स्टार्ट होगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होती है डेटा इंक्रिप्टेड। यहाँ पे हैंडशेक प्रोटोकॉल सर्टिफिकेट है, और सब्जेक्ट पब्लिक की में आप देख पा रहे हैं क्या है ये? कोई बता सकता है क्या है ये, क्या वैल्यू है ये? क्या वैल्यू है, कौन बताएगा ये? किस साइड से आ रही है ये? आपकी पब्लिक की है, पब्लिक की आपकी इंक्रिप्टेड है। आपकी इंक्रिप्टेड के साथ साथ ये इशू किसने करी है? तो ये RDN सीक्वेंस ने इशू करी। इसकी वैलिडिटी यहाँ पे रहती है, कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। और सब्जेक्ट में बस इसका नेम रहता है कि किससे इशू हुई है। अब यहाँ देख पा रहे हो, वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इशू किसने करा है? facebook.com। किसको इशू हुई है? facebook.com को इशू हुई है। ये एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है, दिख रहा है सबको, स्क्रीन पर दिख रहा है। यस सर। जी सर। तो एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इशू हुआ है किसको? facebook.com को। और इशू किसने किया है? इसको इशू किया है verisign.com CPC इनकॉर्प by ref liability ltd C97 वर SIN वेरीसाइन, इसने इशू किया है। तो ये सर्वर का है, ये सर्वर का सर्टिफिकेट है, क्लाइंट का सर्टिफिकेट है, कौन बताएगा? ये बता दो बस, ये सर्टिफिकेट इशू करने वाला कौन है? सर्वर है या क्लाइंट है? सर्वर। सर्वर है। तो सर्वर ने खुद, सर्वर ने एक सर्टिफिकेट इशू किया है facebook.com को, और इशू करने वाला है वेरीसाइन। और ये वैलिडिटी भी कब तक है? तो ये है 21 जून 2012 से 1 जनवरी 2014 तक, लगभग 1.5 साल तक है। सिर्फ 1.5 साल के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड है, इसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अब जब सर्वर हलो डन हो जाता है, यानी सर्टिफिकेट भी एक्सचेंज हो जाता है, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट अगर म्यूचुअल होने पे क्या होगा? म्यूचुअल होने पर क्या प्रोसेस रहेगा सर्वर का? अगर दोनों एंड पे म्यूचुअल कनेक्शन है तो क्या रहेगा प्रोसेस सर्वर का? दोनों एंड से सर्टिफिकेट चाहिए, तो पहले सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, नहीं भेजनी पड़ेगी? भेजनी पड़ेगी सर। भेजनी पड़ेगी। तो अभी इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो बताया था ये। यस सर।
जब ये प्रोसेस, ये तो सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कब भेजनी पड़ेगी, जब म्यूचुअल रहेगा, नहीं रहता है तो सिर्फ सर्टिफिकेट सिर्फ की एक्सचेंज प्रोटोकॉल रन करेगा। अब जब सर्वर हेलो डन हो चुका है तो आपको मैसेज शो होने लगेगा कि सर्वर हेलो इज़ फिनिश्ड, यानी सर्वर हेलो डन। ये डन कब दिखेगा, जब सर्वर हेलो का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब हैंडशेक प्रोटोकॉल में क्या दिख रहा है यहाँ पे, सर्वर हेलो डन कब होगा, ये कब नज़र आएगा, क्या रहेगा इसके पीछे का पूरा प्रोसेस। पहले हम जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे हमको जो यूज करना है उसके लिए। उसके बाद सर्वर हमको मैसेज भेजेगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके। उसके बाद हम उसको एक्सेस करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करी, यानी क्लाइंट ने हेलो भेजा, फिर सर्वर ने हेलो भेजा, फिर आपके की एक्सचेंज प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ। क्या, हाँ, बाद में की एक्सचेंज प्रोटोकॉल में सर आपका मतलब सर्टिफिकेट एक्सचेंज होगी। सर्टिफिकेट, आपका साइफर सूट, ये सब चेक हुआ, उस सर्वर ने सिलेक्ट करके फिर भेजा आपने, फिर अपनी पब्लिक की इंक्रिप्शन की जनरेट हुई, उसको आपने भेजा, फिर सर्टिफिकेट आपके पास आया कि ये की एक्सचेंज प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ। की एक्सचेंज प्रोटोकॉल में आपका हैंडशेक में क्या आ रहा था, सर्टिफिकेट। जब सर्टिफिकेट प्रोसेस चल रहा है तो सर्टिफिकेट आ रहा था, सर्टिफिकेट में आपका पब्लिक की इंक्रिप्टेड की आपको दिख रही है। अब इंक्रिप्टेड है यानी इसके पीछे कुछ भी और पासवर्ड हो सकता है, पर हमको सिर्फ इंक्रिप्टेड फॉर्म में भी दिख रहा है, हमेशा इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही दिखेगा। फिर एक सर्टिफिकेट इशू हुआ है facebook.com के नाम से, इशू करने वाला है वेरीसाइन या वर्साइन, और वैलिडिटी एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इसको सर्टिफिकेट को वैलिड रखा गया है। और ये सारा जब प्रोसेस होता है तो आपको क्या मैसेज दिखेगा हैंडशेक प्रोटोकॉल में कि सर्वर हेलो डन दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के वर्जन 1.1 लेयर में पहले हैंडशेक प्रोटोकॉल में क्या था, सर्वर हेलो होने के बाद सर्टिफिकेट भी जब हो गया तो अब क्या दिख रहा है, सर्वर हेलो डन, यानी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम जाएंगे क्लाइंट की एक्सचेंज। क्लाइंट की एक्सचेंज में अगर म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन चाहिए तो दोनों एंड से ऑथेंटिकेशन नीडेड है, ज़रूरी है। तो इस बार क्या होगा, इस बार क्लाइंट एक सर्टिफिकेट सेंड करेगा खुद का। पहले तो सर्वर ने किया, अब क्लाइंट भेजेगा। ये तब है जब म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन चाहिए, नहीं चाहिए तो सिर्फ एक की एक्सचेंज मैसेज आएगा और फिर प्री मास्टर सीक्रेट की आपकी कंप्यूट होगी, जनरेट होगी। अब यहाँ सब देख पा रहे हैं, प्री मास्टर की जनरेट हो चुकी है। अब स्टेप 4 क्या रहेगा, चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन और फिनिश। इसमें क्या रहेगा, दोनों पार्टीज अपने अपने चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन मैसेजेस सेंड करें, क्लाइंट भी और सर्वर। कौन दोनों करेंगे, क्लाइंट और सर्वर दोनों। दोनों दोनों करेंगे क्योंकि और पार्टी अपने पास है सेम। फिर फिनिश मैसेज जो आएगा, पहला मैसेज रहेगा जिसके अंदर सारे हैश रहेंगे आपके एक्सचेंज मैसेजेस के। जितने भी मैसेजेस आपने भेजे हैं, आप सर्वर और क्लाइंट के बीच एक्सचेंज हुए, उन सब के हैश आपके फिनिश्ड मैसेज के अंदर रहेंगे। फर्स्ट मैसेज पे ये मैसेज कंप्यूट किया जाता है एक नए एल्गोरिथम यूज़ करके और शेयर्ड की से। और फिनिश मैसेज आपको इंश्योर करता है मैन इन द मिडल काइंड्स की। इस तरह के कोई भी अटैक होंगे तो उनको ये डिटेक्ट कर लेगा।
रहा है सबको? फिनिश मैसेज आपको इंश्योर करता है कि मैं इन्हें मेरा अटैक बिना डिटेक्ट हुए इस तरह का कोई भी अटैक नहीं हो सकता है। तो आपको एक तरह की सेफ्टी है। अगर इस तरह का कोई अटैक आता है तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। प्रोटोकॉल में क्या है? चेन साइकिल स्पेसिफिकेशन और हैंडशेक प्रोटोकॉल कौन सा होगा? एन्क्रिप्टेड हैंडशेक मैसेज। और की आपकी एक जनरेट हुई थी सीक्रेट मैसेज की, तो आपका एन्क्रिप्टेड एप्लीकेशन डेटा भी यहाँ आपको विजिबल हो रहा है। कुछ अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इस केस में आ सकते हैं। क्या? जैसे क्लोज नोटिफाई, यानी अब ये कनेक्शन क्लोज कर रहे हैं तो और कोई मैसेज यहाँ से सर्वर से या क्लाइंट से नहीं भेजा जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मैसेज, यानी कोई गलत मैसेज रिसीव हो गया है। बैड रिकॉर्ड बैक, यानी इनकरेक्ट बैक रिसीव हुआ है। इस तरह की अलर्ट प्रोटोकॉल्स हैं जो सर्वर और क्लाइंट एंड से आते हैं। SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलता है TCP के जैसे। ये एक बार में एक इंडिविजुअल मैसेज कैरी करता है। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इसके अंदर इंश्योर्ड रहती है शेड की यूज करके। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों रहती है इसमें? कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे रहती है, क्या क्या वजह रहती है कि कॉन्फिडेंशियल रहता है सारा डेटा? वो बता सकता है कैसे रहता है? वो बता सकता है? नहीं सर, ये तो नहीं पता। और चीज़ तो ये है ना, आपका जो मैसेज है वो इंडिविजुअल मैसेज में जाता है। बल्क में या पूरा मैसेज, होल मैसेज एक बार में कैरी नहीं हो रहा है। आपका इंडिविजुअल मैसेज इंडिविजुअल कैरी कर रहा है। तो इस केस में अगर कोई अटैक भी होता है तो बस वही पार्ट जाएगा। आपका डेटा तो फिर भी कॉन्फिडेंशियल रहा, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। डेटा इंटीग्रिटी किससे इंश्योर रहती है? कीड मैक्स। जो शेयर्ड कीज रहती हैं ये हमेशा डिफरेंट और यूनिक रहती है। यानी हर बार आप कोई प्रोटोकॉल रन करते हो, आप इंक्रिप्शन, साइफर, इनसे स्पेसिफिकेशन में जाते हो, तो हर बार आपको एक नई शेयर्ड की मिलती है। हर बार नहीं, हर सेशन में। कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी में देखते हैं। क्लाइंट TCP IP में क्लाइंट ने पैकेट भेजा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 और डेटा है। अब वो डेटा सर्वर पे, वेब सर्वर पे गया पोर्ट 80 पे, और वहीं बॉब को वो डेटा मिला पोर्ट 16 पे। पर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन में क्या होता है? डेस्टिनेशन 80 यानी पोर्ट नंबर 80 पे मैसेज बन गया क्लाइंट से, और डेस्टिनेशन 16 पे गया मैसेज टू। तो इस केस में जहाँ मैसेज उनको जाना है पोर्ट नंबर 80 पे, तो वो वेब सर्वर पे जाएगा पोर्ट नंबर 80 जो भी है, और मैसेज टू पोर्ट नंबर 16 पे जाएगा। यहाँ सेम डेटा दोनों पोर्ट पे मिल गया। देख पा रहे हैं यहाँ पे? देख सकते हैं स्क्रीन पे सभी? जी सर। सेम डेटा या सेम मैसेज दोनों पोर्ट पे या जितने भी पोर्ट इसमें सर्वर में अटैच थे सभी को मिल गया। पर जहाँ इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की बात आ जाती है, तो जिस पोर्ट पे, जिस डेस्टिनेशन पे जो मैसेज जाना है वो उसी पोर्ट पे डिलीवर होगा। उससे पहले या उससे अलग कहीं डिलीवर नहीं हो सकता। बात करते स्विचिंग की। क्या होता है स्विचिंग? सबसे पहले स्विच होता क्या है? स्विच क्या होता है?
स्विच यानी कि राउटर और कोई यूजर हो या कोई डिवाइस हो उसको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है स्विच का यूज इस माध्यम क्रिएट करता है। क्या कैसे यूज ले सकते हैं हम स्विच का? ये तो बिल्कुल सही बताया सर कि सर स्विचिंग में ऐसा होता है कि हमारा जो कंप्यूटर या नेटवर्क होता है ना, हर कंप्यूटर का या कुछ भी डिवाइस का, तो मतलब डेटा कहाँ से कहाँ भेजना है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, मतलब रूट कौन सा मतलब उसको पसंद करना है, वो सारा स्विचिंग का काम है। स्विचिंग एक तरह का आपका गेट की तरह होगा, जो आपको रास्ता दिखाता है, रूट बताता है कि कौन से वे से कौन से रूट को यूज़ करके आप मल्टीपल पाथ्स में भी लार्जर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हो, ट्रांसमिशन कर सकते हो। लार्जर नेटवर्क्स में मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं सेंडर और रिसीवर को लिंक करने के लिए। तो जब भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सेंडर और रिसीवर को भेजनी होती है तो वो इंफॉर्मेशन आपकी स्विचेस के थ्रू मल्टीपल रूट्स पे ट्रांसमिट हो जाती है। अगर एक ऑफिस वो ऑफिस का एरिया अगर हम मानते हैं अगर एक ऑफिस 1 किलोमीटर के एरिया रेडियस में है, 1 किलोमीटर के रेडियस में, तो इस केस में केबलिंग कर पाना आसान होगा या स्विचिंग करना? हेलो सर, हाँ, फिर से बोलिए। स्विचिंग क्यों? स्विचिंग क्यों आसान रहेगा, केबलिंग क्यों नहीं? सर वो क्वेश्चन केबल में देखने तो में मुझे लग पता गया। है कि कुछ अच्छा जाएगा अच्छा अच्छा। बात हो अगर जाती है। अगर कोई 1 किलोमीटर का एरिया है, एक एरिया है 1 किलोमीटर रेडियस का, एक एरिया है, वहाँ एक ऑफिस इस्टेब्लिश है, ठीक, इतने बड़े एरिया में ऑफिस इस्टेब्लिश है। अब उस केस में हर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हम केबल्स यूज़ करना प्रेफर करेंगे या स्विचेस? स्विचेस। क्यों स्विचेस, क्यों केबल क्यों नहीं? क्योंकि केबल सर बहुत कॉस्टली हो जाते हैं और मतलब हर डिवाइस के साथ जोड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। चलो मान लिया कि केबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हर डिवाइस के साथ जोड़ने में दिक्कत आएगी, पर आप स्विचेस को भी केबल्स की हेल्प से तो कनेक्ट करोगे। जो आप सर स्विचेस सर सर वो बात है, पर अगर शॉर्टेस्ट पाथ हमें चूज करना है तो स्विच ही चाहिए ना। हाँ, मतलब आप जो एक्स्ट्रा केबलिंग कॉस्ट है, सर एक्स्ट्रा बल्क केबलिंग वायरिंग है, उससे बचना चाहते हो तो आप स्विच यूज़ कर लोगे। क्यों? क्योंकि स्विच मल्टीपल पोर्ट्स का सबसे पहले अवेलेबल होता है। मल्टीपल पोर्ट्स जैसे 256 पोर्ट्स हो सकते हैं, 512 पोर्ट्स हो सकते हैं, इतने पोर्ट्स एक स्विच में हो सकते हैं। यस सर। अब आप मान लो उस एरिया में आपके पास 200 कंप्यूटर्स हैं, तो 200 की 200 केबलों से बचने के लिए 200 केबल्स और फिर वो सारी एक गट्ठा सा बन जाएगा और फिर वो एक अलग से पाथ बनता हुआ एरिया भी ज़्यादा कवर कर लेगा यस सर। और फिर जाके कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। पर स्विचेस में ऐसा नहीं करना पड़ता, एक स्विच में आपने एक कनेक्शन दे दिया, उससे आप मल्टीपल राउट्स बना सकते हैं सिंगल वायर से। जो आपस में आपने एक दूसरे के सिस्टम कनेक्ट कर रखे हैं वो तो आपकी लगेगा, जो टोपोलॉजी आप यूज़ करते हैं वो तो प्रोसेस रहेगा सेम, पर जहाँ एक इंटरनेट कनेक्शन की केबल से आप मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए स्विच ही सबसे बेस्ट है कि नहीं? यस सर। अगर 200 में 200 के सिस्टम को अलग अलग आप इंटरनेट केबल प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत ही बल्कि हो गया और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा इसको समझ पाना, और स्विच केस में ऐसा नहीं होता। पर अब जब भी हमको इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजते हैं तो इन्फॉर्मेशन
डायरेक्टली उस डिवाइस पे नहीं पहुँचती, बहुत सारे इंटरमीडिएट नोड्स लेते हुए वो इंफॉर्मेशन पहुँचती है। कैसे? अगर मैं कंप्यूटर नंबर 4 और मैं अपने से आधा 500-200 मीटर दूर बैठे कंप्यूटर नंबर 191 पर भेज रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट तो जाएगी नहीं। डायरेक्ट मतलब मैसेज उसमें डायरेक्ट डिलीवर 195 पर ही होगा, पर रूट रूट क्या रहेगा उसका? रूट क्या रहेगा इस केस में? जितने भी नोड्स बीच में कनेक्टेड है, सिस्टम बीच में कनेक्टेड है, उन सबको ट्रैवल करता हुआ वो एक शॉर्टेस्ट पाथ लेता हुआ या बेस्ट पाथ लेता हुआ कंप्यूटर नंबर 195 पर पहुँचेगा। डायरेक्ट तो नहीं चल जाएगा ना, सीधा एक लाइन से चला गया नहीं। तो फिर वो अगर डायरेक्ट हम भेज रहे हैं तो हमें उसके लिए केबलिंग करनी पड़ेगी। पर स्विच केस में क्या होगा? स्विच केस में वो बेस्ट नोड चूज़ करेगा और जहाँ वो नोड शॉर्टेस्ट या बेस्ट पाथ पर अवेलेबल है वहाँ जाके वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाएगी। अब 3 टाइप्स होते हैं स्विचेस के, 3 टेक्निक्स कह सकते हैं। क्या होती हैं वो तीनों? सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, कौन बताएगा? इसमें सेलेक्ट डेडिकेटेड पाथ होता है, उसके साथ सारे कनेक्शन संचालित किया होता है डिवाइस के साथ। इसमें से कोई भी वो एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, केबल कनेक्शन टूट जाएगा तो सारे नोड्स सारे स्विच बंद हो जाएंगे। तो सर्किट स्विचिंग हर चैनल पे एक डेडिकेटेड पाथ या डेडिकेटेड चैनल इस्टेब्लिश कर देता है एक सिंगल कनेक्शन के लिए। ध्यान रखें ये बात, सिंगल कनेक्शन के लिए, मल्टीपल नहीं, सिंगल। सिंगल क्यों? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो ये पर्टिकुलर उन्हीं 2 सिस्टम के लिए एक सिंगल कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन सेशन में। सर्किट स्विचिंग में जब भी कोई डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहता है दूसरे डिवाइस से तो उसको उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इस्टेब्लिश करना पड़ता है नेटवर्क। इस स्विचिंग टेक्निक में प्री स्पेसिफिक रूट क्रिएट्स होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, और ये रूट रिजर्व रहते हैं दोनों डिवाइसेस के बीच में जब तक दोनों का कनेक्शन एक्टिव है। जब तक दोनों के बीच में कनेक्शन टर्मिनेट नहीं हो जाता या बंद नहीं हो जाता तब तक ये पाथ रिजर्व रहेगा। दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के स्पेसिफिक, दोनों डिवाइसेस एक स्पेसिफिक रूप से कनेक्टेड रहते हैं और डेटा ट्रांसफर करते हैं इसी स्पेसिफिक। अगर कोई और डिवाइस इन दोनों सिस्टम को कुछ भी मैसेज या डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? नहीं सर, वो नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्ट कर सकता है। नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको इन दोनों में से किसी एक सिस्टम में भी कनेक्ट ट्रांसफ़र करना है डेटा तो उसको उस सिस्टम के साथ एक स्पेसिफिक रूट या पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, वो रिजर्व होगा, उसके बाद ही वो ट्रांसमिशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, देख पा रहे हैं सभी? देख पा रहे हैं सभी स्क्रीन पे? जी सर। ए से बी का ये एक पाथ है, ए से सी का ये डेडिकेटेड पाथ है और सी से डी का ये पाथ है। अब मैं चाहूँ सी से बी में कोई डेटा भेज दूँ। अगर हम नोड्स की बात करें तो उस नोड्स के अंदर हमारा ट्रांसमिशन कैसे होता था? सी से जाता ए पे और ए से चल जाता बी पे। ये पॉसिबल है, ऐसा होता है नोड्स की हम बात करते हैं जब
कि आपका डेटा स्विचिंग टेक्निक के अंदर ही आपका डेटा नोड्स के थ्रू पास होता हुआ जो रिसीवर है उसके एंड पे ट्रांसमिट हो जाएगा। होता है या नहीं होता है बताओ? होता है, पर सर्किट स्विचिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल डेडिकेटेड पाथ फॉलो करता है। इस टाइप के नेटवर्क स्विचिंग डिज़ाइन किए गए थे अर्ली पुराने टाइम के एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क के हिसाब से। कैसे? टेलीफोन नेटवर्क के हिसाब से कैसे? कौन बता सकता है? टेलीफोन नेटवर्क के हिसाब से सर्किट स्विचिंग को कैसे डिज़ाइन किया गया? क्या होता था टेलीफोन नेटवर्क? केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ था। एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क में क्या होता था, आपके फ़ोन वायर से कनेक्टेड रहते थे। वो वायर आपके एक पोल में जाके या फिर एक बॉक्स में, स्विच बॉक्स में जाके कनेक्ट होता था। अब वो जाके फर्दर जिस जगह की लोकेशन पे आप कॉल कर रहे होते उसके साथ सेम वहीं उस एंड पे आपका वही कनेक्शन एक स्विच बॉक्स में कनेक्टेड रहता था। रहता है नहीं रहता है? तो इस केस में जब भी आप किसी एक जने को कॉल मिलाते थे तो वो डायरेक्ट उसी इंसान को कॉल लगता था जिसको आपने डायल किया। अब इस केस में क्या हम आज के टाइम की बात करें तो कॉन्फ्रेंस कॉल या मल्टीपल कॉल एट अ टाइम कर सकते हैं? कर सकते थे क्या हम? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले हाँ, किसने कहा था कर सकते हैं? मल्टीपल कॉल कर सकते हैं ना। मल्टीपल कॉल इन टेलीफोन नेटवर्क के टाइम में कह रहा हूँ। उसमें तो नहीं 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 कर सकते। मोबाइल क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते ये बताओ? उसमें सिर्फ एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट रहता है, उसके लिए उसको दूसरा नोट कनेक्ट करना एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क आपके वो आते हैं बटन प्रेस करने वाले, जो मोटे भारी भरकम टेलीफोन होते थे ना, वो टेलीफोन्स नहीं। इसमें आप एक टाइम में एक ही कनेक्शन बना सकते हो, यानी एक ही डेडिकेटेड पाथ बना सकते हो। अगर कोई और उस नेटवर्क से कनेक्टेड होता था, आप देख आज के टाइम में भी आप देख सकते हैं, अगर आपने किसी को कॉल लगाया और वो ऑलरेडी किसी और कॉल पर बिजी है तो क्या आप उससे बात कर सकते हैं? अनटिल एंड अनलेस वो दूसरे का कॉल कट करके आपका कॉल रिसीव ना करे, क्या उससे आप बात कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते। और उस एनालॉग टाइम में तो ये ऑप्शन भी नहीं आता था कि रिसीवर आपका पहले जो कॉल चला उसको कट करे और फिर आपका कॉल सेम टाइम पे रिसीव कर ले। ये ऑप्शन तब अवेलेबल नहीं था। तब ये बेस्ट एग्जांपल है डेडिकेटेड पाथ। एक बार में एक ही नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, दूसरा उस टाइम पे कुछ भी ट्रांसमिट या रिसीव नहीं कर सकता। अब इसको कम्युनिकेशन को प्लेस करने के 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है एक सर्किट इस्टेब्लिश करना। इस फेज में एक डेडिकेटेड लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है सेंटर और रिसीवर के बीच स्विचिंग नोड्स या सेंटर यूज करके। फिर डेटा ट्रांसफ़र। एक बार सर्किट इस्टेब्लिश हो गया तो उसका मतलब कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो गया सेंटर और रिसीवर के बीच में, यानी अब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा फेज था डिस्कनेक्ट द सर्किट। कम्युनिकेशन हो गया, कंप्लीट हो गया सेंटर रिसीवर के बीच में, तो इस सर्किट को डिस्कनेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जब तक ये सर्किट ब्रेक नहीं होगा तब तक दूसरा सेंडर या रिसीवर दोनों में से किसी से भी
कनेक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है? 3 पॉइंट्स, 3 फेजेस सर्किट स्विचिंग के। क्लियर है सभी को? 3 फेजेस सर्किट स्विचिंग के। यस सर। जी सर। अब सर्किट स्विचिंग के फायदे क्या हैं? बताओ क्या फायदे सर्किट स्विचिंग के? कोई क्वेरी होगी तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। क्वेरी होगी तो सॉल्व हो जाएगी। सर्किट स्विचिंग का सबसे पहला एडवांटेज वही मेन डेडिकेटेड लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसके अंदर ये गारंटीड डेटा ट्रांसमिशन देते हैं कि आपका कनेक्शन हो गया, आपका लिंक इस्टेब्लिश हो गया तो आपके बीच में कनेक्शन होगा और कम्युनिकेशन भी होगा, और जितना चाहे आप उतना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं जब तक आप उसको टर्मिनेट नहीं कर देते। यही है मेन बात इसकी। यस। बिना किसी डिले के, बिना किसी स्लो स्पीड के, किसी के भी बिना किसी रुकावट के आप इसके अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं जब तक सेंडर या रिसीवर में से कोई इसको टर्मिनेट नहीं कर देता। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? इसका सबसे मेन डिसएडवांटेजेस है कि ये डेडिकेटेड पाथ स्टैब्लिश कर देता है। डेडिकेटेड पाथ स्टैब्लिश करना हमने अभी तो पढ़ा कि एक एडवांटेज है, पर ये डिसएडवांटेज कैसे है? सेम टाइम पे किस तरह से ये डिसएडवांटेज? सर सेम टाइम पे अगर एक बात कोई मतलब दो क्लाइंट के बीच मतलब कि दो कंप्यूटर के बीच रिजर्व्ड है तो कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक ही डिवाइस के साथ डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं, दूसरे डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये एक टाइम पे एक ही जना करेगा, दूसरा वेट करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई इम्पोर्टेंट फाइल भेजनी है और जिसको भेजनी है उसका कम्युनिकेशन लिंक अभी रिजर्व्ड आ रहा है, बिजी आ रहा है, और फाइल जो भेजनी है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस केस में क्या होगा? अगर रिजर्व लाइन वो यूज़ कर रहा है तो आप पहली बात उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, तो वो फाइल आपके पास ही रहेगी। और जितना डिले होता जाएगा तो यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है? लॉस किसको हो रहा है यहाँ पे? सर जो कंप्यूटर यूज कर रहा है वो मतलब कि जिसको डेटा भेजना है और जिसको रिसीव करना है, दोनों रिसीवर को। हाँ, दोनों का ही लॉस है एक एंड से देखे तो हम। अब इस अगर सर्किट स्विचिंग आपके टिकटिंग सेक्टर में होती है, टिकट बुक करने वाले सेक्टर में अगर सर्किट स्विचिंग यूज़ होती तो क्या लॉसेस फेस करने पड़ सकते थे बताओ? सर 1 बाय 1 टिकट बुक करनी पड़ती, एक टाइम पे एक ही लोग कर सकता है मतलब। हाँ, मतलब 1 बाय 1 यानी एक जब हटेगा तो फिर दूसरा नंबर किसका लगेगा वो भी एक डाउट होता है। एक जना क्लियर हो गया वो कैसे पता चले, तो दूसरा वेटिंग, तो ऐसा होता हम सब वेटिंग क्यू में ही रहते, क्यू में ही खड़े रहते, जैसे हम एटीएम के बाहर खड़े रहते हैं। जब तक एक जना अपना ट्रांजेक्शन ख़त्म नहीं कर लेता तब तक दूसरा जना उससे पैसे निकाल सकता है एटीएम से? नहीं सर। नहीं निकाल सकता। तो वो आपकी प्रेजेंट डे टू डे लाइफ सर्किट स्विचिंग फॉर एग्जाम्पल। अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये डेडिकेटेड पाथ होना, क्योंकि एक लाइन रिजर्व हो गई तो दूसरा उससे डिवाइस कोई कनेक्ट नहीं कर सकता। और ये मेथड प्रॉपरली सिस्टम रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन नहीं करता था, क्योंकि जो रिसोर्सेज को अलोकेट होते थे
वो एंटायर ड्यूरेशन के लिए यूज होते थे और ये दूसरे कनेक्शंस में अवेलेबल नहीं होते। अब डेडिकेटेड कंटिन्यूस डेटा ट्रांसमिशन चैनल आपने क्रिएट किया है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए। क्यों चाहिए ज़्यादा बैंडविड्थ? क्योंकि दोनों के बीच में प्रॉपर कनेक्शन होता रहे बिना किसी रुकावट के। इस वजह से हर कनेक्शन की स्पेसिफिक हर कनेक्शन के लिए एक बैंडविड्थ लिया जाता है और एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र होने से पहले डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होता था तब तक वेट भी करना पड़ता था सेंडर और रिसीवर दोनों को। दूसरा आता है मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता था? डेडिकेटेड पाथ डेडिकेटेड पाथ बनता था, एक बार में एक ही कम्युनिकेशन हो पाता था। जी। तो मैसेज स्विचिंग में ऐसा क्या होता है? सबसे पहली चीज़, मैसेज स्विचिंग में कोई डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश नहीं होता सेंडर और रिसीवर के बीच। अगर कोई मैसेज भेजना है सेंडर को तो वो इंटरमीडिएट मैसेज स्विचिंग नोड्स यानी बीच में जितनी भी नोड्स कनेक्टेड है प्रेजेंट है जो आप वो ही रिस्पॉन्सिबल होगी आपके डेटा को आगे ट्रांसफर करने की। और ये जो मैसेज होता है ये एज अ होल यानी पूरा का पूरा मैसेज एक बार में सोर्स से डेस्टिनेशन नोड पे ट्रांसमिट होता है। मैसेज स्विचिंग में सोर्स नोड एक मैसेज सेंड करता है तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो इस मैसेज में रहता है। इस मैसेज के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस भी रहता है। क्यों रहता है डेस्टिनेशन एड्रेस? क्यों रहता है मैसेज के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस? क्यों रहता है? अब तक इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, बोल चुके हैं, क्यों रहता है डेस्टिनेशन एड्रेस? सर डेटा भेजना कहाँ है वो तो पता होना चाहिए। राउटिंग के क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी क्यों है? कम्युनिकेशन नहीं, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर्किट स्विचिंग में तो आपको पता होता था कि एक सेंडर रहेगा हाँ और एक रिसीवर रहेगा, ठीक। इनके अलावा कोई तीसरा इसमें मैसेज नहीं ले सकता है, ये क्लियर था सर्किट स्विचिंग में। और मैसेज स्विचिंग में आपके जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो आपको मैसेज के अंदर एक मैसेज डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड करना ज़रूरी है। और इसी की हेल्प से कोई डेडिकेटेड पाथ दो नोड्स के बीच में नहीं क्रिएट होता तो वो डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन पे हॉप करता हुआ या रूट करता हुआ डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो जाता है। अब मैसेज स्विचिंग में स्टोर एंड फॉरवर्ड याद है किसी को? स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होता था? यस सर। बताओ। डेटा मैसेज हम सेंड करते हैं पहले मैसेज वो मैसेज स्विचिंग मोड में उसमें से जो आगे वाला जो मैसेज स्विचिंग मोड है उसमें जगह नहीं रहती थी, वो आगे स्टोर रहता है। वो आगे जब मैसेज पास हो जाता है पूरा डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, जब जगह होती है तभी यहाँ से अपलोड होता है। सोर्स डेस्टिनेशन पे मैसेज भेजना चाहता है, बीच में मल्टीपल इंटरमीडिएट नोड्स हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, कोई नंबर तय नहीं है कि 10 होगी 15 होगी, कितनी भी हो सकती है। क्लियर है सबको? तो हर नोड पे आपका ये मैसेज ट्रांसमिट होता है क्योंकि हर नोड को पास करता हुआ हर नोड टू नोड पास करता हुआ डेस्टिनेशन पे मैसेज डिलीवर होगा। पर इस केस में क्या होता है, आपका जैसे ही नोड पे आपका मैसेज पहुंचता है तो सबसे पहले वो नोड उसको स्टोर कर लेता है यानी सेव कर लेता है। सेव क्यों कर लेता है? क्योंकि अगर नेक्स्ट नोड पे कोई ट्रैफिक ऑलरेडी अवेलेबल है यानी कोई नेक्स्ट कम्युनिकेशन उस नोड के थ्रू पास हो रहा है
तो वो उसको वहाँ पे स्टोर करके रखेगा, ताकि अगर जैसे ही नेक्स्ट नोड क्लियर होता है उसके अंदर इनफ स्पेस अवेलेबल हो जाता है, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। अगर स्टोर नहीं करेगा तो क्या वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट नोड पे? नहीं सर। नहीं। तो इस अगर स्टोर नहीं करता है तो आगे फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएगा। इस केस में आपका जो मैसेज था वो लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यानी अगर ऐसा स्टोर और फॉरवर्ड प्रोसीजर फॉलो ना करता ये स्विचिंग, तो आपका मैसेज कभी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाता। वो सिर्फ उस केस में आपका मैसेज डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो पाता जब तक कोई ट्रैफिक क्लियर, कोई भी ट्रैफिक नेटवर्क में ना रहे। वही है, जब भी सेंटर पे मैसेज सेंड करता है तो वो मैसेज पूरा होल यानी पूरा का पूरा नेक्स्ट मैसेज अगले स्विचिंग मोड पर ट्रांसमिट हो जाता है। वो इसको स्टोर कर लेता है, और जैसे स्टोर करने के बाद जैसे नेक्स्ट नोड खाली होता है उसको वो मैसेज फॉरवर्ड कर देता है, और नेक्स्ट नोड पे भी सेम प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। पर रियल टाइम बेस में देखें तो ये एप्लीकेशन रियल टाइम में एप्लीकेशन जैसे वीडियो और वॉइस कॉलिंग की हम बात करें तो ये टेक्निक रिकमेंडेड नहीं है। क्यों रिकमेंडेड नहीं है? वीडियो और वॉइस को कंसिडर करते हुए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं वॉइस कॉल पे या वीडियो कॉल पे, और आपने अपना मैसेज भेजा या आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो कुछ टाइम बाद, मिनट बाद, घंटे बाद अगर सामने डिलीवर होता है, तो क्या रियल टाइम में आप ऐसी टेक्निक से किसी से कम्युनिकेशन कर पाएंगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपका वेट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैसेज स्विचिंग के सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ आता था कि आपका मैसेज होल्ड पे चला जाता था, वेट पे चल जाता था। जब तक नेक्स्ट नोड, उसकी नेक्स्ट नोड पे इनफ मेमोरी नहीं आ जाती थी, स्पेस नहीं आ जाता था, तब तक आपका मैसेज पहले ही नोड पे प्रीवियस, उससे प्रीवियस नोड पे स्टोर रहता था। तो मैसेज स्विचिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सर्किट स्विचिंग को देखते हुए? पहले तो कोई डेडिकेटेड पास में है इसमें। फिर ये पार्ट नहीं होता, इसीलिए कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं रहता। आपको किसी को मैसेज भेजने के लिए अगले कनेक्शन तक का वेट नहीं करना पड़ता, आप वेट चाहे नहीं करना। किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके? रियल टाइम एप्लीकेशन का यूज नहीं कर नहीं सकते, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल। इनमें रियल टाइम एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर सकते, और जब तक नेक्स्ट नोड पे आपके इनफ मेमोरी नहीं अवेलेबल हो जाती तब तक आपका मैसेज होल्ड पर रहता है। होल्ड पे रहेगा तो टाइम भी मैसेज डिलीवर होने में, ट्रांसमिट होने में उतना ही ज़्यादा लग जाएगा। क्लियर है सबको ये दोनों? अब आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं तो वो पूरा मैसेज स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पैकेट्स। ये पीसेस या पैकेट्स पूरे नेटवर्क में ट्रैवल करते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ, जितना शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल हो सके वो चूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। हर पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनको किस ऑर्डर में रिसीविंग एंड पर डिलीवर होना है। और हर पैकेट के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे बताओ? हर पैकेट के पास क्या इंफॉर्मेशन रहती है? राउटिंग मोड का सेम इंफॉर्मेशन रहती है। सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, बीच में जितने भी नोड्स आएंगे उनके इंफॉर्मेशन, जिस सीक्वेंस पैकेट, नंबर। सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्यों ज़रूरी है यहाँ पे? सर कौन ये सा तो पैकेट में छोटा पैकेट जगह
किसके पीछे किसके आगे मतलब लाइन में करने के लिए। उसको लास्ट डेस्टिनेशन पे सीक्वेंस में पहुंचाना पड़ेगा ना सर। हाँ, चाहे सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस में हो वहाँ पे डिलीवर हो जाए, मतलब उस डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुँच जाए, पर जब तक सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्ट नहीं कर लेते तब तक वो मैसेज वहाँ पर रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, सोर्स ने पैकेट एक अपने मैसेज को पीसेस में या पैकेट के अंदर डिवाइड कर लिया और उसको उसे सीक्वेंस नंबर दे दिया 4321। अभी जितने भी बीच में इंटरमीडिएट नोड्स है, देख पा रहे हैं नोड्स हैं ये बीच में, नोड्स कह लो, स्विचेस कह लो। Yes. अब ये स्विचेस, ये देखो 4 और 1 इस पाथ से गए, 1 इस पाथ से गया, इस पाथ से ट्रांसफर होता हुआ 1 गया। अब हो सकता है बीच में 1 यहाँ पे क्लोज, ये वाला पाथ या ये वाला स्विच यहाँ पे क्लोज हो गया हो, बंद हो गया हो, डाउन हो गया हो, तो 4 ने कौन सा पाथ चूज किया, ये दूसरा वाला पाथ चूज किया। डिलीवर एक ही जगह हो रहे हैं, और देख पा रहे हैं जो पाथ, जो नोड या जो स्विच बीच में डाउन हो जाता है तो ये उसको चूज ना करते हुए दूसरा पाथ चूज करते हैं ताकि शॉर्टेस्ट पाथ बना सके। अब देखो 4321 था या 1234 मान लो, यहाँ पहुँचने डेस्टिनेशन पे कौन से फॉर्म में पहुँचे, ये 2134, पर एट लास्ट जो रीडेबल फॉर्म में जो पैकेट है वो क्या है, 1234। अब नो डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है बताओ। सबसे पहले सर्किट स्विचिंग में फिजिकल कनेक्शन होता है ट्रांसमीटर और यानी सेंडर और रिसीवर के बीच, फिजिकल कनेक्शन होता है दोनों के बीच में। जी सर। पर मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं रहता, फिजिकल पाथ नहीं रहती कोई। सर्किट स्विचिंग में सारे पैकेट्स एक सेम पाथ यूज़ करते हैं। क्यों सेम पाथ क्यों यूज़ करते हैं? उसमें एक डेडिकेटेड एक ही पाथ रहता है, क्योंकि कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट। और क्या पाथ ही एक रहता है तो दूसरा कोई यूज़ क्यों करेगा। मैसेज स्विचिंग में पैकेट स्टोर और फॉरवर्ड प्रोसेस से जाते हैं, और पैकेट स्विचिंग में पैकेट इंडिपेंडेंटली किसी भी नोड से किसी भी स्विच से ट्रैवल होता हुआ ट्रांसमिट होता है। अब सर्किट स्विचिंग में एंड टू एंड पाथ की एंड टू एंड पाथ बनना बहुत ज़रूरी होता है डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करने से पहले। पर मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि ये कोई डेडिकेटेड पाथ के प्रोसेस पर काम नहीं करते। फिर सर्किट स्विचिंग में एक पूरा बैंडविड्थ, एंटायर पूरा बैंडविड्थ एडवांस में रिजर्व करना पड़ता है हर डेडिकेटेड पाथ के। पर मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में ऐसा क्राइटेरिया नहीं, इन्हें कोई भी बैंडविड्थ एक डेडिकेटेड पाथ के लिए रिजर्व नहीं करना पड़ता। अब डेडिकेटेड पाथ के लिए एक बैंडविड्थ, एंटायर बैंडविड्थ एडवांस में ये रिजर्व कर रहे हैं, तो इससे इनका वेस्टेज और बैंडविड्थ भी होता है बहुत सर्किट स्विचिंग में। और मैसेज स्विचिंग में जब पाथ ही नहीं है और सेम बैंडविड्थ पे सब काम कर रहे हैं तो कोई बैंडविड्थ का वेस्टेज नहीं होता। सर्किट स्विचिंग में स्टोर और फॉरवर्ड ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर उसका जो फिजिकल कनेक्शन होता है डायरेक्ट 1 by 1 कनेक्शन होता है इसीलिए। हाँ, पर मैसेज और पैकेट स्विचिंग में होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू पास होते हुए डेटा ट्रांसमिट करते हैं। अब सर्किट स्विचिंग आपका ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकता। क्यों ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकता? क्योंकि वो एक ही पाथ में काम करता है। सर्किट स्विचिंग की जहाँ बात आ जाती है वो एक सिंगल पाथ में कम्युनिकेशन कर रहा है,
तो सिंगल पाथ में ना तो कम ट्रैफिक हैंडल कर सकता है और ना उसके ऊपर ट्रैफिक आता है। पर मैसेज और पैकेट स्विचिंग ये दोनों हर तरह का ट्रैफिक हैंडल करने में सूटेबल होते हैं। पर दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा होता है मैसेज और पैकेट स्विचिंग में? पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग। क्यों होता है पैकेट स्विचिंग बेस्ट? उसमें जल्दी से सीक्वेंस में डेटा ट्रांसफर होता क्योंकि उसके अंदर डेटा इंडिपेंडेंटली पैकेट आपका ट्रैवल करता है, यानी कोई भी पैकेट कोई भी पाथ यूज करके ट्रैवल कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। सर इसमें पैकेट लॉस का कोई नहीं होता प्रॉब्लम? पैकेट लॉस का प्रॉब्लम आपकी मैसेज स्विचिंग में होता है। मैसेज स्विचिंग में क्यों होता है पैकेट लॉस? क्योंकि स्टोर एंड फॉरवर्ड होता है इस तरह। स्टोर एंड फॉरवर्ड होता है, पर स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग में भी होता है। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, जब तक नेक्स्ट मैसेज नोड जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती, उसके पास इनफ स्टोरेज या इनफ स्पेस नहीं अवेलेबल हो जाता कि वो प्रीवियस नोड से उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर सके, तब तक वो मैसेज होल्ड पर रहता है। और अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो आपका पैकेट वहाँ पे लॉस हो सकता है। पैकेट लॉस के मामले में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी आती है सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग में आपका पैकेट कभी भी लॉस नहीं होता। है। तो सिक्योर भी ज़्यादा रहता है। क्या? सिक्योर कौन सा रहता है? सिक्योर सर्किट स्विचिंग रहा। अब सिक्योर क्यों रहा? क्योंकि डेडिकेटेड है, एक ही तो पाथ है, उसके बीच में कोई बीच में कनेक्शन नहीं कर सकता, कोई बीच में उसके बीच में कनेक्शन नहीं कर सकता है। वो सिंगल एक ही पाथ से कनेक्टेड रहेगा, वही सेम पाथ से कम्युनिकेशन करेगा जब तक सेंडर या रिसीवर उसे टर्मिनेट नहीं कर देते। ठीक है, कोई डाउट अब तक? किसी को कोई भी डाउट? अच्छा, सर्किट स्विचिंग के 3 फेजेस क्या होते हैं? सर्किट स्विचिंग में 3 फेजेस होते हैं ना कम्युनिकेशन करने के। क्या रहते हैं तीनों फेज? transfer data, disconnect circuit. सबसे पहले डेटा सबसे पहले पाथ इस्टेब्लिश करना, फिर हाँ, दूसरा path डेटा ट्रांसफ़र करना, और फिर लास्ट डिस्कनेक्ट करना। डिस्कनेक्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा तब तक अगला कोई उससे कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, फिर करते हैं फिर।